डेट है आज 15 फरवरी 2021 और आज के करंट अफेयर देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे रोज की तरह। क्वेश्चन कुछ स्टैटिक पोर्शन पे और कुछ करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? लेटरल एंट्री इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। लेटरल एंट्री का मतलब है जी डायरेक्ट भर्ती की जाएंगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के में। उसमें क्या है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे डायरेक्ट भर्ती की जाएंगी। इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, क्या मेरिट है, डीमेरिट है, सारे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो आपके लिए मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड क्या है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 अभी लेके आई है गवर्नमेंट, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पैंगोंग त्सो लेक अभी बहुत एक साल से लगभग न्यूज़ में है ये, तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये इसने एक रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट इशू की है, तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इस एजेंसी के बारे में जानेंगे ये क्या है। फिफ्थ क्या है, मूव टू प्राइवेटाइज बैंक्स, वाई द प्रपोजल, व्हाट आर द कंसर्न्स। अभी क्या है, दो नए बैंकों को प्राइवेटाइज करने का गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है। सरकारी बैंक है, जो गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं और किसने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मतलब रिकमेंडेशन दी है, सिफारिश की है, तो इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, बाबर क्रूज मिसाइल, ये न्यूज़ में क्यों और किस कंट्री की है, इसे देखेंगे। सक्षम, ये सक्षम पोर्टल है क्या, ये लॉन्च किया है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन 2021, तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट है जी लेटरल एंट्री इनटू दी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। लेटरल एंट्री जैसे मैंने बता दिया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे और डायरेक्टर लेवल पे, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है ये। रिसेंटली क्या है कि यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक एडवर्टीजमेंट इशू की है, मतलब विज्ञापन इशू किया है, जारी किया है, जिसमें 30% को रिक्रूटमेंट किया जाएगा, 30% को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे और डायरेक्टर लेवल पे इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू लेटरल एंट्री, मतलब डायरेक्ट एंट्री की जाएगी। डायरेक्ट ऐसा नहीं है जैसे आप मान लो किसी की सिविल सर्विस के एग्ज़ाम भरते हो तो आपको डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर नहीं बनते, उसके प्रमोशन के बाद जाते हो, लेकिन डायरेक्ट भर्ती की जाएंगी सेक्रेटरी लेवल पे, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे और डायरेक्टर लेवल पे। तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ये लेटरल एंट्री में क्या होगा कि स्पेशलिस्ट, मेनली स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट होगी इसके थ्रू, जो प्राइवेट सेक्टर से आएंगे। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर में एक्सपर्ट हैं उनको लेना चाहती है गवर्नमेंट सेक्टर में, कि डायरेक्ट उनकी भर्ती की जाए, इसलिए ये विज्ञापन आया है, एडवर्टीजमेंट। गवर्नमेंट क्या है कि जो आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल है, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जो एक्सपर्टीज़ है, जिनमें निपुण है, किसमें, रेवेन्यू फील्ड में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, इकोनॉमिक अफेयर्स में, एग्रीकल्चर में, मतलब कृषि में, वित्तीय सेवाओं में, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर्स में, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, मतलब ये सारे जो हैं इन्वायरमेंट वगैरह, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, इनमें रिलेटेड जितने भी एक्सपर्ट हैं प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, उनसे क्या है एक्सपर्ट लिए जाएंगे और डायरेक्ट उनकी एंट्री की जाएगी, डायरेक्ट भर्ती की जाएगी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे। अब इसके एडवांटेज क्या है लेटरल एंट्री के? लेटरल एंट्री के एडवांटेज ये हैं जी, एक तो एड्रेसेस कॉम्प्लेक्सिटीज़, जो जटिलताएं हैं सिस्टम में, कठिनताएं हैं, उनको एड्रेस करेगी, मतलब निपटारा करेगा ये लेटरल एंट्री से। क्यों? क्योंकि पीपल विद एक्सपर्टीज एंड स्पेशलिस्ट डोमेन नॉलेज आर रिक्वायर्ड टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। मतलब जो भी प्रशासन में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी चैलेंजेस, चुनौतियां हैं आज के दिन में, आज के टाइम में, वो उसमें क्या है, अगर एक्सपर्टीज़ आएंगे प्राइवेट सेक्टर से, स्पेशलिस्ट आएंगे प्राइवेट सेक्टर से नॉलेज के साथ, तो इनको निपटारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, इससे फ़ायदा क्या होगा, मीट्स पर्सनल रिक्वायरमेंट। क्या है, अभी शॉर्टेज चल रही है आईएएस ऑफिसर्स की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, मतलब बहुत ही कम है आईएएस की पोस्ट पे, जिनके लिए क्या है ऑफिसर्स, मतलब जो शॉर्टेज है वो भी फुलफ़िल की जा सकती है इसके थ्रू। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इससे क्या है कि जैसे इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग द वैल्यूज ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इन द गवर्नमेंट सेक्टर। जैसे आप लोग जानते हो कि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा लोगों का धारणा है कि बहुत धीरे काम होता है, और प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे से एफिशिएंसी के साथ काम होता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कोई सा भी हो। तो इसके साथ ऐसा माना जा रहा है कि इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस क्या है, उसमें वैल्यूज़ आएंगी, इसकी वजह से क्या है फ़ायदा होगा गवर्नमेंट सेक्टर में। तो क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी प्राइवेट सेक्टर से एक्सपर्टीज़ रिक्रूटमेंट करने से। नेक्स्ट, इसके क्या प्रॉफिट है जी, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का मतलब है जी भागीदारी, सरकार एक तरह से क्या है गवर्नेंस में
क्या है, पार्टिसिपेशन होगा प्राइवेट सेक्टर का। जब प्राइवेट सेक्टर आएंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से क्या है, एक्सपर्टीज आएंगे, तो गवर्नेंस प्रोसेस में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदा ये होगा जी, अब इश्यू इन्वॉल्व देखते हैं, मतलब परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है इससे, लेटरल एंट्री से। प्रॉब्लम एक तो जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी नीड फॉर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। मतलब ट्रांसपेरेंट प्रोसेस का मतलब है जी इनका जब रिक्रूटमेंट हो उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता पूर्ण एक प्रोसेस होना चाहिए, जिसके थ्रू क्या है इनकी भर्ती की जाए, सिलेक्शन की जाए, राइट पीपल को ही सिलेक्ट किया जाए उसमें। तो एक राइट प्रोसेस होना चाहिए इनके लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जी, डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़। जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर से जो एक्सपर्टीज आएंगे उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं, अलग हैं गवर्नमेंट सेक्टर से। कैसे, देखो जी प्राइवेट सेक्टर में तो क्या है जी वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंट तरीके से। तो दोनों की फंक्शन भी अलग होगी, टोटली डिफरेंट सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग दोनों का। तो क्या है, दे पीपल हु कम इन आर एबल टू हैव द स्किल्स टू एडजस्ट टू ए टोटली डिफरेंट सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग। मतलब ये इंश्योर करना इम्पोर्टेंट है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर के जो इन्वायरमेंट है उसमें एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं। तो ये एक बहुत ही बिगेस्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या है जी, प्रॉफिट मोटिव एंड पब्लिक सर्विसेज। देखो जी पब्लिक सर्विस का जो होता है गवर्नमेंट का जी क्या है, वेलफेयर का, उसका टारगेट क्या है, वेलफेयर करना, लोगों का भलाई करना, कल्याण करना। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, मतलब उसे तो सिर्फ लाभ चाहिए। तो इन्हें क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर से आएंगे जो एक्सपर्टीज़, वो तो क्या है प्रॉफिट पे काम करते आए थे ना अब तक। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि प्रॉफिट मोटिव और पब्लिक सर्विसेज में, तो ये भी एक बहुत मोटी प्रॉब्लम है जी इसमें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या है जी, इसके मतलब है जी जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में सर्वेंट है जी, जो ऑलरेडी काम करते हैं आईएएस ऑफिसर, तो उनमें क्या है वहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वो कहेंगे कि हमारा प्रमोशन क्यों नहीं किया जा रहा है, तो उनसे भी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो ये उन ऑफिसर्स को डीमोटिवेट कर सकती है ये जो रिक्रूटमेंट की जा रही है लेटरल एंट्री से, कि अगर आपको जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे करना ही है, उन पे पोस्ट खाली हैं, तो सीधा इनका आईएएस जो है जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे उनका प्रमोशन किया जाए और रिक्रूटमेंट निकाला जाए। तो ये एक इशू हो सकता है जी। नेक्स्ट क्या है, इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू भी हो सकता है जी प्राइवेट सेक्टर का गवर्नमेंट सेक्टर से, तो ये भी एक परेशानी है जी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी इसमें नैरो स्कोप। नैरो स्कोप का क्या मतलब है जी, जो लेटर एंट्री की जा रही है, डायरेक्ट भर्ती की जा रही है, वो सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पे ही की जा रही है, सिर्फ टॉप के लेवल पे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है जी, हमें वेलफेयर पहुंचाना है, लोगों की भलाई करनी है, फील्ड लेवल पे करनी है जी, ग्राउंड लेवल पे, रूरल एरियाज़ में, तो उसके लिए कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं है। तो सिर्फ क्या इसलिए कहा जा रहा है, संकीर्ण क्षेत्र के लिए सिर्फ टॉप लेवल के लिए लेटरल एंट्री की जा रही है। अगर करनी है तो नीचे जो पोस्ट हैं उनके लिए भर्ती करो। तो एक ये प्रॉब्लम है जी। अब वे फॉरवर्ड में क्या जी, क्या मतलब इसका सजेशन क्या दिया जा सकता है। देखो जी लेटरल एंट्री एक तो इज़ नॉट ए पैनासिया फॉर द इल्स ऑफ गवर्नेंस। जितना भी गवर्नेंस में क्या है, जितनी भी परेशानियाँ उनके लिए कोई पैनासिया नहीं है, मतलब रामबाण नहीं है जी कि सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन नहीं है कि लेटरल एंट्री। क्योंकि देखो जी ये सिस्टम क्या है, अमेरिका और ब्रिटिश सिस्टम में जी, अमेरिका और ब्रिटेन में भी है कि ऐसे लेटरल एंट्री की जाती है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या कहा जी इसमें, लेटरल एंट्री को क्या है, फॉर लेटरल एंट्री टू डिलीवर एंड मोर इम्पोर्टेंटली विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द मोस्ट ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो अगर मान लो जो मोस्ट ऑप्रेस्ड का मतलब सेक्शन है जी, जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं सोसाइटी में, बहुत ही नीचे जो पॉवर्टी से गुजर रहे हैं लोग, तो उनके लिए क्या है कि डिलीवरी, गवर्नमेंट सिस्टम की डिलीवरी अच्छे से की जाए, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं। तो उसके लिए क्या है, जो सिस्टम है वो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इगैलिटेरियन होना चाहिए। तो जैसी एजेंसीज हैं सच एज यूपीएससी, तो वो क्या एक रोल प्ले कर सकती हैं ताकि सिलेक्शन को, इनके सिलेक्शन में अगर जॉइंट ये कि अब मान लो जॉइंट सेक्रेटरी पे और डायरेक्टर लेवल पे जो लेटरल एंट्री हो रही है उसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो सके, तो यूपीएससी के थ्रू ही, जैसे यूपीएससी क्या है सिविल सर्विस एग्ज़ाम लेती है, उसके थ्रू, एक एग्ज़ाम के थ्रू इनकी डायरेक्ट एंट्री जब की जाए तो एग्ज़ाम के थ्रू की जाए ट्रांसपेरेंट मैनर में। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए उस प्रोसेस में। तो ये सब इसका वे फॉरवर्ड है जी। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी
आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2021। आर्बिट्रेशन का और कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है जी, जैसे मान लो दो पार्टीज़ के बीच में, मान लो ये कंपनी है, मान लो कंपनी है ए, ये कंपनी है जी सी, और ये है जी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया जी, या फिर कोई पर्सन है जी, पर्सन के बीच में कोई विवाद हो गया, तो उसके लिए क्या है कि कोर्ट जाना पड़ता है आपको केस फाइल करने के लिए, कि कोर्ट ना जाया जाए। कोर्ट में तो ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग केसेस और बहुत समय लगता है कोर्ट में क्या है फैसला आने में। तो इसके लिए क्या है, आर्बिट्रेशन सेंटर होंगे, कॉन्सिलिएशन सेंटर होंगे, उनमें क्या है कोर्ट से बाहर अपना निपटारा किया जा सके, विवाद का डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। उसके लिए ये बिल है जी, ये लोकसभा ने पास कर दिया है अभी, इसलिए ये न्यूज़ में है। इसके लिए क्या है, ये क्या है, पहले 1996 का एक एक्ट है हमारी कंट्री में, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, उसको क्या है अमेंड करेगा, ये सुधार संशोधन करेगा जी उसमें। इसमें प्रोविज़न क्या है, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे जो आर्बिट्रेशन होती है, मतलब हमारे कंट्री में जो आर्बिट्रेशन होती है, आर्बिट्रेशन का मतलब समझ गए ना, दो डिस्प्यूट का निपटारा करना, मतलब कोई केस कोर्ट में केस नहीं चल रहा है, आपस में दो पार्टियां बैठेंगे जिनके बीच में डिस्प्यूट है, और सुलझाना एक तरह से, मतलब उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराना, सुलह कराना, डोमेस्टिक लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी। मान लो कोई बाहर से कंट्रीज़ है, मान लो बाहर कंट्री में बांग्लादेश में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो चाहे हम इंडिया के जो आर्बिट्रेशन सेंटर है या कॉन्सिलिएशन सेंटर है उसमें आके हम अपना डिस्प्यूट सॉल्व कराएंगे, तो कोई भी उसमें करा सकते हैं। इसके लिए सेटअप कराने के लिए ये प्रोविज़न रखा गया है इसमें। और ये क्या है, जो कॉन्सिलिएशन प्रोड्यूसिंग होगी प्रोसीडिंग्स होंगी, उस सारे लॉ में डिफाइन किए गए हैं इसमें। दूसरा क्या है कि इसमें एक प्रोविज़न और डाली गई है जी, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि मान लो कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ है, मतलब समझौता हुआ है जी दो पार्टियों के बीच में, अगर वो फ्रॉड से और करप्शन से हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट या कोई सी भी कोर्ट क्या है ना, कोर्ट मतलब स्टे लगा सकती है आर्बिट्रेशन अवार्ड पे, आर्बिट्रल अवार्ड पे, मतलब जो भी फैसला सुना है ना आर्बिट्रेशन सेंटर ने, तो जो भी फैसला सुना है अगर वो फ्रॉड से है या करप्शन के कारण हुआ है, तो उस पर स्टे लगा सकती है, रोक लगा सकती है कोर्ट। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कब से इफेक्टिव होगा, ये बैक डेट से इफेक्टिव होगा जी, 23 अक्टूबर 2015 से, क्योंकि इससे पहले भी एक्ट था ना 1996 का, तो उसको सिर्फ क्या सुधार अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें। तो इट रिमूव्स द शेड्यूल फॉर आर्बिट्रेटर्स, ये शेड्यूल को भी रिमूव कर देगा जी, जो आर्बिट्रेटर का शेड्यूल है। और यही है जी, इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड नॉर्म्स फॉर एक्रीडेशन ऑफ आर्बिट्रेशन विल बी स्पेसिफाइड अंडर द रेगुलेशन, मतलब आर्बिट्रेशन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा आर्बिट्रेशन सेंटर में, उनकी क्या दक्षता होनी चाहिए, कि किसके बेस पे उनको अपॉइंट किया जाए, नियुक्ति की जाए उनकी, जो लोग निपटारा करेंगे ना विवाद का, तो उन मतलब यहाँ पे कोई चेयरमैन वगैरह सदस्य तो होंगे ना आर्बिट्रेशन सेंटर में, तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या दक्षता होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या उनके लिए नॉर्म्स होने चाहिए, नियम रूल्स होने चाहिए, तो सब इसमें इसके लिए रेगुलेशन लाई जाएंगी इस बिल के अकॉर्डिंग, जब ये एक्ट बन जाएगा। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी पैंगोंग त्सो लेक। ये पैंगोंग त्सो लेक 1 साल से न्यूज़ में चल रही है। इसके क्या है, कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहले तो इसकी लोकेशन देखिए, आपको पता है जैसा कि ये लद्दाख में है लेक, ये जी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख में यहाँ पे जी इस एरिया में लोकेटेड है। तो ये एरिया देखो जूम करके दिखाया गया है, ये है पैंगोंग त्सो लेक। इसके नॉर्थ में नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक है। ये इसका बैंक का मतलब है जी किनारा, तट इसका, तो नॉर्थ बैंक साउथ बैंक, ये पैंगोंग त्सो लेक का। और ये चीज़ आपको लोकेशन याद रखनी है। इसके देखो ये नॉर्थ है इधर साइड, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है पूर्व, इधर वेस्ट है पश्चिम, नॉर्थ उत्तर साउथ दक्षिण। तो इधर तो अब इसके नॉर्थ साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में लेह पड़ता है। ये चीज़ आपको लोकेशन याद रखनी है। और इसके देखो साउथ वेस्ट में चुसूल पड़ता है जी, जहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है हमारे इंडिया का। और ये एक दूसरी लेक है जी, ये स्पेंगुर गैप, एक स्पेंगुर गैप है यहाँ पे, ये इसके साउथ में, ये आपको याद रखना दक्षिण दिशा में। और ये रजांगला और रचिनला, ये पास है जी दर्रे, जैसे कोई माउंटेन है, माउंटेन में से पास एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए रास्ता होता है ना, उसी को बोलते हैं पास या दर्रा। तो रजांगला और रचिनला यहाँ पे ये पैंगोंग त्सो लेक है, उसके साउथ डायरेक्शन में है। तो ये सारी डायरेक्शन आपको याद रखनी है बस। ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। पैंगोंग त्सो लेक क्या है, ये कॉनक्लेव लेक है। लेक मतलब झील है जी, ये झील कौन सी, कॉनक्लेव का मतलब है, आपने पढ़े होंगे ना, कॉनक्लेव लेक मतलब लेंस वगैरह पढ़े होंगे। तो इसकी जो शेप है कॉनक्लेव शेप है,
समझ गए। ये देखो जी, ये कॉन्क्लेव शेप है इसकी, तो इसलिए कॉन्क्लेव लेक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, पेंगोंग त्सो लेक है वो एंडोरिक लेक है। एंडोरिक लेक कौन सी होती है, मतलब जिनमें इनलेट होता है पानी का, पानी आता है लेकिन आउटलेट नहीं है, कोई पानी बाहर नहीं निकलता। वाटर क्या है, वाटर आएगा जी इसमें लेक में, इनलेट होगा, सिर्फ इनलेट होगा बट नो आउटलेट, आउटलेट नहीं होगा जी कोई, नो आउटलेट, मतलब पानी बाहर नहीं निकल सकता, अंदर तो आ सकता है, ऐसी एंडोरिक लेक बोलते हैं। तो पेंगोंग से एंडोरिक लेक है और कॉन्क्लेव लेक है, याद रखना है। और ये कितनी ऊंचाई पे, 14,000 फीट की ऊंचाई पे सी सरफेस से, समुद्र तल से, और 135 किलोमीटर लंबी लेक है, झील है ये टेथिस जियोसिंक्लाइन से बनी थी। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम टेथिस जियोसिंक्लाइन। ये क्या जी, देखो जी, जैसे ये इंडिया है जी अपना, और यहाँ पे यूरोप आ जाता है, एशिया है ये, और ये यूरोपियन प्लेट बोला जाता है, ये इंडियन प्लेट है जी। प्लेट क्या है जी, एक कॉन्टिनेंटल जो पार्ट है लैंड, उसको प्लेट, जोग्राफर ने प्लेट माना है, एक प्लेट। आपने जोग्राफी में पढ़ा होगा, ये दोनों प्लेट क्या है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। तो ये मूव कर रही है, यहाँ पे जब ये मिलती है ना हिमालयाज पे, तो यहाँ पे एक टेथिस सी बना था, टेथिस सी। तो ये टेथिस जियोसिंक्लाइन क्या है कि जैसे यहाँ से प्लेट मूव कर रही है यहाँ से, तो ये यहाँ से एक ऐसा गड्ढा सा बन जाता है, समझे। और यहाँ पे क्या है, या फिर जियोसिंक्लाइन का मतलब है कि जो क्या है, एक लोअर पार्ट बन जाता है, तो इसी को बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ये। तो ये इसका नाम रहा है जी टेथिस जियोसिंक्लाइन, तो ये भी याद रखना है, इसके थ्रू बनी थी ये झील। और एक चीज़ है जी, इसके जो नॉर्थ में काराकोरम माउंटेन रेंज है, जो पेंगोंग त्सो लेक के बैंक है, नॉर्थ बैंक, वहाँ पे इसका एंड हो जाता है। आप मैप में समझिए, ये जैसे क्या है, पेंगोंग त्सो लेक है और यहाँ पे काराकोरम रेंज है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है इसके नॉर्थ बैंक पे, समझे। ये चीज़ याद रखना। तो इसमें याद रखने की ये चीज़ है, पेंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ में है काराकोरम रेंज, नॉर्थ साइड में, उत्तर साइड में। तो ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है। तो इसमें इतना ही था। इसके साइड में एक स्पंगुर लेक है झील, जो साउथ में हो, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये कई बार हमने न्यूज़ में कवर किया अपने करंट अफेयर में, बहुत बार, तो बहुत बार न्यूज़ में आ चुकी है। अभी न्यूज़ में क्यों है ये, इसने एक इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट निकाली है। इंडिया की एनर्जी आउटलुक, मतलब एनर्जी के बारे में, कितना एनर्जी इंडिया यूज करेगा, ऊर्जा यूज करेगा, ऑयल से, बिजली से, किसी से भी। तो इस रिपोर्ट में कहा है इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है, एनर्जी की जो मांग है, ग्रोथ, वो नेक्स्ट 2 डिकेड्स में, डिकेड का मतलब हो जाता है 10 ईयर, 2 डिकेड्स मतलब 20 ईयर, नेक्स्ट 20 ईयर में, अगले 20 सालों में 25% तक मांग बढ़ जाएगी, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी इंडिया की। ये इस रिपोर्ट में कहा है। तो ये क्या है, इंडिया बाई 2030 तक, 2030 तक इंडिया क्या है, एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा, वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। मतलब जैसे यूएस और चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी, किसी से भी, ऑयल से, या फिर जैसे बिजली है उससे, एनर्जी जितनी भी यूज होगी पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आ जाएगा 2030 तक इंडिया। अब इसके बारे में जानते हैं जी, आईईए क्या है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये कब बनी थी, ये बनी थी जी 1973 में। किसने बनाया था इसे, ओईसीडी ये कंट्री है जी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये डेवलप कंट्रीज़ का ग्रुप है जी, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन और इटली, ऐसी कंट्रीज़ है इसमें। तो उन कंट्रियों ने बनाया था इसको, आईईए को, 1974 में। और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब है जी सिर्फ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। और ये किस लिए, इसका जो मेन एरियाज क्या है फोकस के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है आईईए का, एनर्जी सिक्योरिटी कराना, मतलब ऊर्जा की सुरक्षा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, जो पर्यावरण है उसके बारे में जागरूकता फैलाना, इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड, और इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस को, इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड, पूरा विश्व में इंगेज करना एक दूसरे को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ये का हेडक्वार्टर है जी पेरिस में, जो फ्रांस की कैपिटल है, पेरिस में। अब इसके रोल और फंक्शन क्या है जी, इसके मतलब क्या क्या ये रोल प्ले करेगी, देखो जी। एक तो ये क्या कब सेटअप हुई थी, 1973 और 74 में ऑयल क्राइसिस आया था जी। ऑयल क्राइसिस का मतलब है ऑयल की डिमांड बहुत बढ़ गई थी और सप्लाई बहुत कम थी 1973 और 74 में, तभी इसको सेटअप किया गया था, ताकि जो ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ है, ऑयल सप्लाई में जो कम हुआ है ऑयल की सप्लाई, तो वो उसको टैकल किया जा सके। आईईए का मैंडेट क्या है जी, आईईए का ये है जी कि ग्लोबल जितने भी की एनर्जी ट्रेंड में है, तो उसको क्या है, एक
साउंड एनर्जी पॉलिसी डेवलप करना है, ताकि आगे ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो कि ऑयल की डिमांड बहुत हो जाए और सप्लाई ऑयल की बिल्कुल भी ना हो। इससे क्या है, ऑयल के प्राइस बहुत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट डालते हैं। तो इससे टैकल करने के लिए ये बनाई गई थी आईईए को ओईसीडी कंपनी ने बनाया था, ये जान चुके हैं हम। इसके प्रेजेंटली 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं इसके आईईए के। और कौन मेंबर होते हैं इसके? जो ओईसीडी कंट्री के मेंबर होते हैं ना, वो ही मेंबर बन सकता है इसका, जो इस ग्रुप के ओईसीडी के ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वही इसके मेंबर बन सकते हैं, और कोई इसका मेंबर नहीं बन सकता। इसका मतलब इंडिया इसका मेंबर है क्या? जी नहीं, बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया ओईसीडी कंट्री में नहीं आता, इसलिए आईईए का भी मेंबर नहीं है इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। अब लेकिन सारे जितने भी ओईसीडी के मेंबर हैं ना, सारे इसके आईईए के मेंबर नहीं है, बट ऑल OECD मेंबर आर नॉट IEA मेंबर, ये याद रखना है आपको। और इसका IEA का मेंबर बनने के लिए क्या है, कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं? फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपके पास कोई भी कंट्री है OECD का, उसके पास 90 डेज़ का, कम से कम 90 डेज़ का ऑयल रिज़र्व होने चाहिए। क्रूड ऑयल रिज़र्व मतलब उसके पास इतना ऑयल होना चाहिए, इतना तेल होना चाहिए कि 90 दिनों तक उसका कंट्री चल सके, अगर उसके पास कहीं से भी इंपोर्ट ना करे तो। ये एक तो ये डिमांड है इसकी। दूसरा क्या है, एक क्या है कि उसे अपनी जो नेशनल ऑयल कंजप्शन है, मतलब जितना वो ऑयल खर्च करता है एक कंट्री पूरे साल में, उसे क्या है कम से कम 10% तक रिड्यूस करना, कम करनी है अपनी डिमांड। नेक्स्ट इसके लिए क्राइटेरिया क्या है आईईए का मेंबर बनने के लिए? नेक्स्ट है जी कि मान लो नेशनल बेसिस पे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाए, कोई भी इन्फॉर्मेशन, ये आईईए मतलब ओईसीडी कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगे तो वो क्या है, उसको सबमिट करनी पड़ेगी। ये एक चीज़ है जी इसमें। और क्या जी, ये वही है जी, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है जी इसमें कि कोलैबोरेटिव अप्रोच होगी इनकी। और कुछ ये इंपॉर्टेंट इसी है जी, आईईए जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये क्या है, कुछ रिपोर्ट निकालती है, कुछ रिपोर्ट निकालती है। कौन सी रिपोर्ट निकालती है? एक तो ये रिपोर्ट जो इंडिया के बारे में एनर्जी आउटलुक, ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक से नाम से जानी जाती है। एक ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जी इसकी। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, ये रिपोर्ट है जी। वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स, ये सारी रिपोर्ट निकालती है। ये रिपोर्ट याद करना इंपॉर्टेंट है क्या? जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जी किसी भी एग्ज़ाम में, PCS का एग्ज़ाम हो या आपका किसी का CAPF का हो या फिर आपका EPFO का हो या फिर आपका किसी स्टेट PCS का, किसी का UP PCS वगैरह किसी का भी हो, UPSC का, तो उसमें डायरेक्टली रिपोर्ट दे देते हैं, पूछ लेंगे वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाई, कौन रिलीज़ करता है, कौन इश्यू करता है इसको? तो आपका आंसर होगा IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी? नेक्स्ट है जी अपनी मूव टू प्राइवेटाइज बैंक्स, मतलब अभी क्या है, 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने का प्लान बनाया गवर्नमेंट ने। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं क्या है। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी पहले तो, मतलब प्राइवेटाइज कर रहे हैं, निजी हाथों में दे रहे हैं। प्राइवेटाइज करने का मतलब ये है जी, जैसे अभी ये गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक। अभी सारी इनकी भागीदारी कितनी है कि गवर्नमेंट के बाद सारा शेयर इसका ही है जी, गवर्नमेंट के पास। अब शेयर बेचना है जी इसका। शेयर का मतलब है जी 51% से नीचे क्या है गवर्नमेंट का वो रहेगा इसमें, मतलब ओनरशिप, मालिकाना हक क्या है प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, वही मैनेजमेंट संभालेगा इसका सब कुछ बैंक का। तो 51% से नीचे अगर गवर्नमेंट का शेयर हो जाएगा, 50% से नीचे हो जाएगा, तो ओनरशिप किसके हाथ में चली जाएगी? प्राइवेट हाथों में, वो देखेंगे इसका। तो ये क्या क्या है इसमें, क्यों ज़रूरत पड़ी है ऐसा प्राइवेटाइज करने का? देखो जी इसलिए पड़ी है क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, और ताकि गवर्नमेंट्स में रिफॉर्म्स ले आया जाए और कैपिटल इंजेक्शन मतलब कैपिटल लाई जाए, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी हो रही है प्राइवेट बैंक के पास। वो क्यों हो रही है जी? वो उसका कारण है स्टेट्स असेट। ये स्टेट्स असेट्स क्या है? ये स्टेट्स असेट्स है जी, बैड लोन्स भी बोलते हैं और NPA भी बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये क्या है? वो है जी जो बैंक ने मान लो लोन दे दिए, किसी बैंक ने लोन दे दिया A पर्सन को और ये पर्सन इस लोन को वापस नहीं कर रहा है, तो 90 डेज़ और 180 डेज़ का क्राइटेरिया होता है जी, ये इतने दिन तक इसे वापस नहीं करता, इसका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल जो भी मूलधन है, तो ये क्या है बैड लोन्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका जो NPA है वो बहुत ही कम है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, उनका NPA बहुत ज़्यादा है। तो
तो इसलिए ये क्या है, प्लान बना रही है गवर्नमेंट कि इन्हें प्राइवेटाइज हाथों में दिया जाए और एनपीए जो बढ़ रहा है इसे रोका जाए। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्या है 70,000 करोड़ 2019 में पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए दिए थे, 80,000 करोड़ 2018 में दिए थे और 1.01 लाख करोड़ फिर 2019 में दिए थे। ये किसके थ्रू, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के थ्रू दिए थे पब्लिक सेक्टर बैंक को। लेकिन उसके बाद भी क्या है, ये चल रहे हैं घाटे में चल रहे हैं, मतलब डेफिसिट में चल रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि इनका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और 2019 में गवर्नमेंट ने 10 पीएसयू बैंकों को 4 में मर्ज कर दिया था, मतलब 10 सरकारी बैंक थे उन्हें 4 बना दिया था मिला के, ये स्टेप लिया था 2019 में। तो अब दोबारा ये 2 प्राइवेट बैंकों को, पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, निजीकरण करने जा रही है गवर्नमेंट, ताकि क्या है जो इनकी जो ओनरशिप है और इनका जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट हाथों में चला जाए, वो इसका मैनेजमेंट करें। इससे क्या है गवर्नमेंट के ये दिस विल फ्री अप गवर्नमेंट को फ्री करेगी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ओनरशिप से, मेजर ओनरशिप से। और क्या होगा जी इसमें इशू क्या है जी, और इशू ये है जी, क्योंकि जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनका हाई एनपीए होता जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग असेट ज़्यादा होती जा रही है। लेकिन क्या है अभी तो पीएसयू की पहले से नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है जो स्टेट्स असेट्स या बैड लोन्स है वो डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन फिर भी इनकी असेट है जो एनपीए बैड लोन्स प्राइवेट सेक्टर से तो बहुत ज़्यादा है अगर कंपेयर करें तो। और कोविड-19 जब से आया है, कोविड-19 में तो इसमें तो क्या है जो लोन लिया था जिन लोगों ने उनको और छूट दे दी गई कि आप काफ़ी लेट तक भर सकते हो, कोई नहीं अगर आपने लोन नहीं भरा है तो। इसके कारण क्या है जो पब्लिक सेक्टर बैंक है और घाटे में चले गए और उनकी एनपीए जो बैड लोन्स और भी इंक्रीज हो गया है, उनकी जो एनपीए बैड लोन से। अब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ये राष्ट्रीयकरण होता क्या है जी, ये पहले भी किया गया है क्या, हाँ बिल्कुल पहले भी किया गया है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी जी जब प्राइम मिनिस्टर, और वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, तो उन्होंने क्या है 1969 में 19 जुलाई 1969 में 14 लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक थे उनको क्या है पहले नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण। मतलब पहले इंदिरा गांधी जी ने ये स्टेप लिया कि जो प्राइवेट बैंक थे उनको क्या है गवर्नमेंट बैंक बना दिया। अब तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है गवर्नमेंट बैंक है उनको प्राइवेट सेक्टर बैंक डिक्लेयर कर रही है, मतलब प्राइवेट हाथों में दे रही है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने ये स्टेप लिया था कि 14 प्राइवेट बैंक थे निजी हाथों में, उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया था, निजीकरण मतलब निजीकरण से राष्ट्रीयकरण कर दिया था, नेशनलाइजेशन का मतलब है जी अब उनकी जो ओनरशिप है, मालिक है, अब गवर्नमेंट रहेगी। जैसे जी मान लो आपका बिल्डिंग है, आपकी घर है, आपका खेत है, गवर्नमेंट कह दे कि अभी प्राइवेट हाथों में ना, आपके हाथों में, गवर्नमेंट के हाथों में नहीं, अगर गवर्नमेंट कह दे कि इसका नेशनलाइजेशन करेंगे, राष्ट्रीयकरण, तो गवर्नमेंट आपसे ले लेगी, आपको पैसे दे ना दे गवर्नमेंट की मर्जी है जी। तो ये होता है जी नेशनलाइजेशन, जब भी प्राइवेट के हाथों में कोई है तो उसे अपने हाथों में ले लेना। और इसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी नेशनलाइज किया था 1955 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पहले प्राइवेट था जी, प्राइवेट बैंक, इसको 1955 में इसे पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिया गया था। और इंश्योरेंस सेक्टर का भी किया था नेशनलाइजेशन 1956 में, राष्ट्रीयकरण। और बहुत सारी कमिटीज़ हैं जी, उन्होंने प्रपोज किया था, ये गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश दी थी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक में, जो गवर्नमेंट बैंक में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है जो, वो 51% से नीचे होनी चाहिए, बिलो द 51%। इसके लिए 2 कमेटी इंपॉर्टेंट है जी, एक तो नरसिम्हन कमेटी और पीजे नायक कमेटी। नरसिम्हन कमेटी ने तो कहा था कि गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो 33% तक ही होनी चाहिए, और पीजे नायक कमेटी ने कहा था 50% से बिलो होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। तो ये कमेटी आपको याद रखनी है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनको पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट सेक्टर बैंक में कन्वर्ट करने का किसने सजेशन दिया, सिफारिश किसने की, नरसिम्हन कमेटी और पीजे नायक कमेटी। तो ये आपको याद रखना है, ये हम लास्ट डे में क्वेश्चन में कर भी चुके हैं, शायद सैटरडे को। तो चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है जी बाबर क्रूज मिसाइल। ये न्यूज़ में इसलिए, ये पाकिस्तान की मिसाइल है जी, इसका अभी क्या है सफल कंडक्ट किया गया है। इसका देखो जी, ये है बाबर मिसाइल, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बालिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस है जी, ये अर्थ पे जी, और यहाँ कोई टारगेट है इसका, यहाँ पे गिराना, तो सरफेस से सरफेस पे ही मार करेगी, ये हिट करेगी, तो इसलिए सरफेस टू सरफेस। और शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये, 490 किलोमीटर तक ये क्या है अपने टारगेट को हिट कर सकती है, मार सकती है। मान लो ये यहाँ पे 490 किलोमीटर दूर कोई आदमी है या बिल्डिंग गिरानी है सरफेस पे, तो यहाँ से ही मिसाइल गिराएगी और उड़ा देगी 490 किलोमीटर तक। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है अभी। सक्षम का मतलब है जी
शक्ति मंच, ये अभी लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है जी टाइफेक ने। ये टाइफेक क्या है? टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ये एक काउंसिल है जी टाइफेक। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम से एक विभाग है, उसके अंदर ये काम करती है। एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनोमस का मतलब है जी ये अपने डिसीजन खुद ले सकती है, कोई रूल बनाना हो अपना कुछ खुद कर सकती है ये। अब इसके फीचर क्या है जी? पोर्टल, जो श्रमिक पोर्टल बनाया है सक्षम पोर्टल, इससे क्या है जो एमएसएमई सेक्टर में रिक्वायरमेंट होती है लेबर की, मतलब जो लघु उद्योग है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनको जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करना, मान लो श्रमिक चाहिए, कुछ कर्मचारी चाहिए जी काम करने के लिए छोटे उद्योगों को, तो इस पोर्टल पर जाके क्या है वो डाल देंगे कि भर्ती निकली है और किसी को भी काम चाहिए इस पर चेक कर सकता है। तो ये जी इसमें इसका ऑब्जेक्टिव यही है, जो श्रमिक्स हैं, श्रमिक्स का मतलब जी वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, पर्सनल हैं, उनको कनेक्ट करना है किससे? एमएसएमई से, छोटे उद्योग लघु उद्योग है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनसे कनेक्ट करना है ताकि उनकी प्लेसमेंट हो सके। और जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको एलिमिनेट करना। अभी क्या होता है, जैसे मान लो जी ये गवर्नमेंट कंपनी है कोई या प्राइवेट कंपनी है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, बीच में दलाल होता है जी मेडिएटर, वो क्या है वर्कर को हायर करता है, उन्हें भर्ती कराता है, फिर कंपनी को देता है, और कंपनी कॉन्ट्रैक्टर को सैलरी देती है, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को सैलरी देता है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्टर को, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, इसको एलिमिनेट करना, हटाना है। डायरेक्ट वर्कर कंपनी ही क्या है भर्ती करे, इसलिए ये पोर्टल बनाया जा रहा है कि कंपनी की भर्ती इस पोर्टल पे होंगी। पोर्टल का मतलब जी एक साइट है इंटरनेट पे, जैसे आप google.com खोलते हो ना, ऐसे एक सक्षम खुल जाएगा, सक्षम डालोगे गूगल पे तो एक सक्षम की अलग साइट खुल जाएगी, ये पोर्टल है, उस पर लिखा होगा कितनी रिक्वायरमेंट है कंपनी में वर्कर्स की, तो ये सारे चेक कर सकेंगे। इससे क्या है एक स्किल कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा श्रमिक्स को, और स्किल प्रोफिशिएंसी को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किस किस में दक्षता है, किस काम करने की कौन कौन सी स्किल्स है, उसके हिसाब से उनको काम दिया जाएगा। ये सारा सिस्टम है, एल्गोरिथम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होगा। और इस पोर्टल में क्या है, इनिशियली 2 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जाएगा ये, और फिर ऑल इंडिया लेवल पे किया जाएगा इंडिया पोर्टल, पूरे ऑल इंडिया लेवल। पहले 2 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है ये पोर्टल, सक्षम पोर्टल। और इसके साथ एक टाइफेक ने ना, जो टाइफेक है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है, इसने एक मिशन और लॉन्च किया है जी, सीवीड मिशन। सीवीड मिशन, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई बार सीवीड मिशन के बारे में। ये क्या है? सीवीड होता है जी, सी का मतलब समुद्र, वीड का मतलब ग्रास, घास, मतलब मान लो ये जो इंडिया है जी कोस्टल एरियाज पे जो क्या है समुद्र में कुछ घास टाइप पे होती है जी, एल्गी टाइप पे, वो क्या है खाने के काम आएगी। जैसे पालक होती है ना, पालक या मेथी जिसकी सब्जी बनती है, खाया होगा कभी आलू पालक तो आपने, तो इसी तरह से ये होगी, इसकी सब्जी बना के वेजिटेबल बना के खाया जा सकता है। और इसमें न्यूट्रिशंस होगा, विटामिन ए से लेके बी सी डी ई सारी विटामिन होगी इसमें, न्यूरल सारे मिनरल्स हो गए जितने भी बॉडी को चाहिए। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, जो वेजिटेरियन है प्योर वेजिटेरियन, उनके लिए क्या है न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, इस प्रोटीन वगैरह का बहुत अच्छा सोर्स है ये। तो इसकी खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये एक मिशन चलाया सीवीड मिशन टाइफेक ने। तो ये क्या है कोस्टल एरियाज में जितने भी एरियाज हैं उसमें इसकी खेती की जाए, कृषि करी जाए, इसके लिए मिशन चलाया। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, टाइफेक ने 2 मिशन चलाए हैं, एक तो सक्षम पोर्टल का और एक सीवीड मिशन। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन 2021। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथन चलाया है जी 2021 में। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इंडिया की तरफ से अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टिसिपेट किया है, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेशनल साइंस एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया है ये हैकाथन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी। इसका गोल क्या है जी, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? इसका टारगेट है जी जो टैलेंटेड इनोवेटिव स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र ऐसे हैं जो इनोवेशन करना चाहते हैं, इनोवेशन में उनका रुचि है, या जितने भी स्टार्टअप हैं, मतलब जैसे कंपनी शुरू करना चाहता है कोई, इनोवेशन करना चाहता है, आविष्कार कोई करना चाहता है, तो उसको बढ़ावा देना, प्रमोट करना, और जितने भी नेशनल इशू हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड, उनको सॉल्व करना, रिजॉल्व करना, एड्रेस करना, उनको निपटारा करना। तो ये इसका टारगेट है, मतलब कि एक छोटा छोटा आप जानो, इनोवेशन को बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो, आविष्कार हो, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी आए कंट्री में, और जितनी भी नेशनल में प्रॉब्लम है उनको डिक्रीज़ किया जाए। अब इसकी थीम क्या है जी, और की थीम हैकाथन की, देखो जी पहली बात तो ये जो भी पैकेजिंग होती है ना उनको रिड्यूस करना, वेस्ट पैकेजिंग वेस्ट को। जैसे मान लो आप चिप्स लेके आए, चिप्स तो जानते होंगे, सबने खाई होगी चिप्स, लेज़ की चिप्स, अंकल चिप्स,
तो चिप्स लेके आए, वो एक पॉलीथीन में पैकेट में पैक है। अब इस आपने चिप्स तो खा ली और ये पैकेट फेंक दिया डस्टबिन में, कूड़ेदान में। अब ये पैकेट है, इसको दोबारा रिसाइकल किया जाए, मतलब कि इसको लिया जाए, दोबारा प्रोसेस किया जाए और दोबारा इसकी पॉलीथीन बनाई जाए, पैकेट बनाया जाए, दोबारा इसे क्लीन करके और पैकेट को दोबारा यूज किया जाए, ये काम करना है जी इसमें। तो ये इस तरह की इनोवेशन की जाएंगे तो वो पैकेट हैं वो दोबारा यूज किए जा सकें पैकेजिंग के लिए। दूसरा क्या है, जो इनोवेशन इन फूड सप्लाई चेन, अवॉइडिंग वेस्ट, मतलब जितना भी फूड सप्लाई है उसमें इनोवेशन करना और जितना भी वेस्टेज होता है उसको रिड्यूस करना। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन, जितना भी प्लास्टिक का वेस्ट होता है, जैसे मान लो आपने पानी की बोतल ली और वाटर बोतल को मान लो पानी पी के फेंक दिया प्लास्टिक बोतल को, तो उसे दोबारा रिसाइकल किया जा सके, दोबारा रीयूज किया जा सके, दोबारा से उसका प्रयोग किया जा सके, इस तरह का इसमें प्रमोशन करना है। रिसाइकलिंग क्रिटिकल एनर्जी मेटल्स एंड ई वेस्ट, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है जी, मान लो टीवी फ़ोन का जितना भी वेस्ट होता है, मेटल होती है धातु, उनको दोबारा से रिसाइकल करना, दोबारा यूज करना। अब सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है जी, एक सर्कुलर इकोनॉमी यही होती है कि किसी भी चीज़ को मान लो वेस्ट हो गया, जैसे बोतल थी, पानी की बोतल थी, प्लास्टिक बोतल, उसको क्या है दोबारा से रीयूज़ करना। तो इसका फोकस यही रहता है सर्कुलर इकोनॉमी का, कि दोबारा रीयूज करना, रिसाइकलिंग करना, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब दोबारा क्या है, एक चीज़ को उसे वेस्ट है तो उसे वेस्ट ना होने देना, दोबारा प्रोसेस करके रिसाइकल करके दोबारा इसे यूज किया जा सके। यही है इसका जो सारा है। इसमें क्या है, इट कैन सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, जॉब्स, रिड्यूसिंग इमिशंस एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इससे फ़ायदा क्या होगा जी, जो कार्बन का इमिशन होता है, मान लो प्लास्टिक वगैरह जो जलता है बच जाता है, उससे क्या है कार्बन इमिशन होता है, पॉल्यूशन होता है, तो वो क्या है डिक्रीज होगा इससे। दूसरा, इंडस्ट्रीज और जॉब क्रिएट होंगी जब इनोवेशन आएगी तो ये सारे फ़ायदे होंगे। तो आज के टॉपिक सिर्फ इतने ही थे। तो आज के टॉपिक पे बेस्ड और कुछ करंट अफेयर पर, कुछ क्या है लास्ट डे पे जो करंट अफेयर न्यूज़ में रहा है, या फिर कुछ स्टैटिक पोर्शन पे हम क्वेश्चन करेंगे जो प्रीलिम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे जी ये लेक्चर तो आप शेयर कर सकते हो, आपकी रुचि है जी, अगर शेयर करने में इंटरेस्ट है तो कर सकते हो, लाइक कमेंट कर सकते हो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमने कई बार करंट अफेयर में ये हमने पढ़ा है कई बार, जब वहाँ पे फ्लड आई थी, फ्लैश फ्लड उत्तराखंड में, तब ये पढ़ा था। तो आपको बताना है ये तपोवन डैम, ये बांध है जी, एक तपोवन डैम बांध इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ये किस रिवर पे बनाया जा रहा है तपोवन डैम, ये बताना है। धौली गंगा, ऋषि गंगा, गंगा यमुना। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, ए आंसर है जी धौली गंगा। ये बहुत डिटेल से हमने पढ़ा था अपने लेक्चर में। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। ये जी थोलपावा कुथू ए फॉर्म ऑफ शैडो पपेट्री इज प्रैक्टिस्ड इन, ये जी एक पपेट्री है। पपेट्री का मतलब होता है जी, पपेट्री का मतलब होता है कठपुतली। जैसे आपने कठपुतली का डांस देखा होगा ना, कठपुतली होती हैं उनका डांस या फिर उनका परफॉर्मेंस कोई भी स्पिरिचुअल से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। तो ये कहाँ की पपेट्री है, शैडो पपेट्री होती है जी। शैडो पपेट्री का मतलब है कई तरह की पपेट्री होती हैं, जैसे ग्लव्स पपेट्री हो गई, शैडो पपेट्री हो गई। शैडो का मतलब है जी छाया। मान लो एक कर्टेन है पर्दा, इसके पीछे क्या है लाइट जली हुई, यहाँ पे कठपुतली है जो पपेट्री, उसका क्या है गेम दिखाया जा रहा है, कुछ थीम दिखाई जा रही है। और इधर पब्लिक बैठी है, इधर साइड पब्लिक बैठी है जी, इधर साइड सारी पब्लिक इधर साइड बैठी है और इधर से देख रही है। तो यहाँ पे एक शैडो सी दिखाई देती है, इसी को बोलते हैं थोलपा वकत्तू पपेट्री। इस पे मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ थोलपा, इस पे ये थोलपावा कुथू पपेट्री पे। तो ये सिर्फ 2 से 3 मिनट का लेक्चर है, उसे आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक एक बना करके प्लेलिस्ट बनाई हुई है जी। आप जैसे नीचे लिखा हुआ है ना करंट विद जीएस, उस पर क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक उसमें जाओगे तो आपको लेक्चर मिल जाएगा ये थोलपावा कुथू का। तो वहाँ पे आप देख सकते हो इसे। तो ये कहाँ पे प्रैक्टिस होनी है ये बताना आपको, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। ये होती है जी केरल में, ये आंसर है जी इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट है हमारा, किधर गया, हाँ जी, ये ब्लू स्काई रिसर्च समटाइम्स सीन इन न्यूज़। ये ब्लू स्काई रिसर्च है जी, ये कुछ न्यूज़ में दिखाई देती है, आपको बताना है इसका मतलब क्या है। रिलेटेड टू रिसर्च ऑन सोलर जियो इंजीनियरिंग फॉर रिड्यूसिंग हीट ट्रैपिंग क्लाउड्स। जो क्लाउड ऐसे होते हैं जी जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ से हीट जा रही है जी स्पेस में और यहाँ पे क्लाउड है,
और ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर ये हीट सोख लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो क्या है, हीट यहीं एटमॉस्फेयर में रह जाएगी और स्पेस में नहीं जा पाएगी। तो एटमॉस्फेयर में रह जाएगी तो इससे क्या, टेम्परेचर बढ़ जाएगा हीट का। तो क्या ये ब्लू स्काई रिसर्च है, इससे रिलेटेड है क्या, कि क्लाउड से जो हीट ट्रैपिंग होती है उसको रिड्यूस करना, कि क्लाउड क्या है, इस हीट को एब्जॉर्ब ना करें और इस हीट को जाने दें, ऐसी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है जी बी, डीप ओशन स्टडी ऑन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। जो समुद्र में डीप ओशन स्टडी होती हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए, उससे रिलेटेड है क्या। सी एस साइंटिफिक रिसर्च विदाउट ए क्लियर गोल। ये एक ऐसी साइंटिफिक रिसर्च है, वैज्ञानिक खोज है जी, जिसमें कोई टारगेट ही नहीं है, इसका बिना टारगेट के रिसर्च है, उसके बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव। बताओ जी, देखो जी इसका आंसर है सी, ये बिना टारगेट की साइंटिफिक रिसर्च है, वैज्ञानिक खोज है, ब्लू स्काई रिसर्च। तो ये याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020। ये अभी बहुत न्यूज़ में था जी, ये बताना है इसमें कौन कौन सी प्रोविज़न है 2020 के एक्ट में, किस किस से रिलेटेड प्रोविज़न है, ये आपको बताना है। फर्स्ट है हेट कंटेंट ऑन द इंटरनेट। अगर इंटरनेट पे आपको घृणा से रिलेटेड, हेट से रिलेटेड कोई कंटेंट डाल रहे हो, उससे रिलेटेड भी इसमें प्रोविज़न है। साइबर क्राइम से रिलेटेड है क्या, अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड। तो आपको आंसर बताना जी 1 2 3 1 3 4 1 3 1 2 3 4। देखो जी इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दी अबव इसमें प्रोविज़न है। ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। ये एक्ट बहुत बार न्यूज़ में रहा है इस साल, तो इससे प्रीलिम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी, उनका करेक्ट स्टेटमेंट बताना जी, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट बोल रही है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, कोबाल्ट रिच मैग्नीज क्रस्ट, हाइड्रोथर्मल डिपोजिट्स, गैस हाइड्रेट्स आर सम ऑफ द मेजर रिसोर्सेज ओशियन फ्लोर्स ऑफर। ओशन फ्लोर ऑफर्स, मतलब ये कह रही है जी, जो ओशन फ्लोर होती है, समुद्र तल होता है, समुद्र में ये चीज़ पाई जाती हैं, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, कोबाल्ट रिच मैग्नीज क्रस्ट, हाइड्रोथर्मल डिपोजिट्स, गैस हाइड्रेट्स, ये सारी समुद्र में पाई जाती हैं क्या। नेक्स्ट है अमंग द मेजर रिसोर्सेज ओनली पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आर फाउंड इन इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब जितने भी ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं ना, जितने भी रिसोर्स हैं, ये ऊपर दिए गए हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में, इनमें से सिर्फ जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं ना, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, ये ही जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, सिर्फ ये ही पाया जाता है। जैसे मान लो जी ये इंडिया है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उससे 200 किलोमीटर दूर तक, इधर भी, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इस जोन में सिर्फ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं क्या इंडिया में, बाकी सारे जो ये हैं हाइड्रोथर्मल डिपोजिट, गैस हाइड्रेट्स, ये नहीं पाए जाते क्या, ये बताना आपको। थर्ड बोल रही है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज is an autonomous organization under the Ministry of Earth Science that provides and manages ocean data। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जी इनकोस, ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करती है क्या, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है क्या, जो ओशियन डेटा है उसको मैनेज करती है। आपके करेक्ट आंसर बताना जी, आपके ऑप्शन है जी ये 1 2 1 3 2 3 या 1 ओनली, बताओ जी। देखो जी इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मान लो आप खुद सोच सकते हो, ये कॉमन सेंस है, जब पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पाए जा रहे हैं 2000 इकोनॉमिक, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 200 ये 200 क्या है नॉटिकल माइल्स है जी, 200 नॉटिकल माइल्स में इसे काउंट किया जाता है, इसकी यूनिट है, जैसे किलोमीटर होता है नॉटिकल माइल्स। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक सारे मिलते हैं डिपॉजिट्स इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे 2 काट दो, तो ये तो कट गए जी, 3 बिल्कुल सही है, इनको इस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 और 3। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी इंडिया का डीप ओशन मिशन है, इंडिया का डीप ओशन मिशन है, इस साल इससे 2020 के प्रीलिम में क्वेश्चन भी पूछा था इससे रिलेटेड। तो ये क्या क्या इसके अंदर आता है डीप ओशन मिशन के अंदर, ये बताना आपको करेक्ट स्टेटमेंट। इसके अंदर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर अंडर वाटर व्हीकल्स एंड रोबोटिक्स टू असिस्ट डीप ओशन माइनिंग। डीप ओशन मिशन में क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जो कि पानी के अंदर व्हीकल चलाई जा सकें, गाड़ियाँ चलाई जा सकें, या रोबोटिक्स काम कर सकें डीप सी माइनिंग में। यहाँ पे कोई डीप सी माइनिंग का मतलब है जी, मान लो कोई खान मिल गई, यहाँ पे कोई मिनरल्स मिल गए, उनको निकालना ओशन से, तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है डीप ओशन मिशन के थ्रू, ये इंडिया का एक मिशन है। नेक्स्ट बोल रहा है रिसर्च ऑन डीप सी बायोडाइवर्सिटी।
जितना भी डीप सी में बायोडाइवर्सिटी मिलती है, जीव जंतु मिलते हैं, उन पर रिसर्च करना। डेवलपिंग ओशियन क्लाइमेट एडवाइजरीज टू डिटरमाइन दी ओशियन एटमॉस्फेयर ओशन के जो समुद्र का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या है, ओशन क्लाइमेट एडवाइजरीज का डेवलपिंग करना है। तो ये इसके सारे ऑब्जेक्टिव हैं क्या, डीप ओशन मिशन के। आपके ऑप्शन है 1 2 1 3 2 3 1 2 3 ऑल। देखो जी सारे ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है, जिसका डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अंडर वाटर व्हीकल चल सके, रोबोटिक डेवलप करना, डीप ओशन बायोडाइवर्सिटी में रिसर्च करना, ये सारे करेक्ट ऑप्शन है जी इसके। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट अभी हुआ था, आपको पता है, ये हमने न्यूज़ में भी पढ़ा था, अपने करंट अफेयर के टॉपिक में अच्छे से कवर किया था। ये बताना है ये एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है, कौन कंडक्ट कराता है। IEA कराता है, वर्ल्ड बैंक कराता है, दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तेरी कराता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कराता है। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब, सी आंसर करेक्ट है जी, इसे तेरी कराता है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था हमने सैटरडे को या फिर फ्राइडे को। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट बताना आपको वो द रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा जी, एंशिएंट हिस्ट्री में। भीमबेटका एक साइट है जी, एक जगह है रॉक आर्ट। ये कहाँ पे, MP में है जी, मध्य प्रदेश में, भीमबेटका। ये बताना कौन से पीरियड से बिलोंग करती है ये। अपर पैलेओलिथिक, मीसोपैलेओलिथिक, चालकोलिथिक। 1 2 2 3 1 3 1 2 3 बताओ जी। जो इसमें रॉक आर्ट पाई गई है ना, जो क्या है, ये भीमबेटका एक मान लो जी गुफा है, केव है, यहाँ पे गुफा है, केव। यहाँ पे कुछ आर्ट बनी हुई हैं, आकृतियाँ। तो इसमें कौन कौन से पीरियड की आकृतियाँ बनी हुई हैं ये बताना आपको। देखो जी तीनों पीरियड की हैं जी। अपर पैलेओलिथिक का मतलब, पैलियो का मतलब है जी ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन, ओल्ड स्टोन एज, मीडियम स्टोन एज, चालकोलिथिक, कॉपर स्टोन एज, सब की एज की आकृतियाँ बनी हुई है इसमें। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज ए 3 रत्न्स अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। आपने जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा और ये भी जानते होंगे, हर साल इनसे एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। जैनिज्म से एक क्वेश्चन, बुद्धिज्म से एक क्वेश्चन, ये कन्फर्म है जी। बस आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म, और 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कन्फर्म हो गए। अब आपको ये बताना जैनिज्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं। राइट नॉलेज, राइट कल्चर, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। आपके ऑप्शन है जी ये 1 2 4 1 3 4 2 3 4 या 1 2 3। बताओ जी डी ऑप्शन कौन सा है जी। देखो जी राइट नॉलेज है, राइट फेथ है, राइट कंडक्ट है, ये 3 रत्न है। जहाँ राइट कल्चर है ये नहीं है, वो काट दो। तो A कट गया, C कट गया और D कट गया, हमारा आंसर आ गया B। तो आज के यही थे जी क्वेश्चन और हमारे करंट अफेयर के टॉपिक कंप्लीट हुए। अब मिलेंगे जी कल, तो कल तक के लिए इंतज़ार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो शेयर, प्लीज़ शेयर करिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कुछ सजेशन देना तो आप दे सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है।